जरा सोचिए, रायसीना की पहाड़ियों पर एक आलीशान 340 कमरों का महल खड़ा है। यहाँ वो शख्सियत रहती है जिनके बस एक दस्तखत से किसी की फांसी रुक सकती है। फिर भी उन्हें अक्सर सिर्फ एक रबर स्टैंप कह दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना। तो सवाल यही उठता है कि भारत के राष्ट्रपति आखिर हैं क्या? एक शक्तिशाली शासक या सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख? चलिए, आज इस संवैधानिक रहस्य की परतों को खोलते हैं और उनकी असली शक्तियों का पता लगाते हैं। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति कोई राजा या रानी नहीं होते जो विरासत में गद्दी पाते हैं। नहीं, वो एक चुने हुए अधिकारी होते हैं। और यही बात भारत को एक गणतंत्र बनाती है। इसका मतलब ये है कि हम और आप सीधे जाकर राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालते, बल्कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे यानी हमारे सांसद और विधायक हमारी तरफ से राष्ट्रपति को चुनते हैं। और इसी प्रोसेस को कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो फिर असल में वोट करता कौन है? ये काम एक खास ग्रुप करता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य ही शामिल होते हैं। और मजे की बात यह है कि जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, जिन्हें सरकार नामांकित करती है, वो इस चुनाव में वोट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए किया गया ताकि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष रहे। अच्छा, राष्ट्रपति बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, कई शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। भारत का नागरिक होना, कम से कम 35 साल की उम्र और लोकसभा सदस्य बनने की काबिलियत तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीदवार को 50 सांसदों या विधायकों का प्रस्ताव और 50 का समर्थन चाहिए होता है। ये नियम पक्का करता है कि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही इस सबसे बड़े पद के लिए मैदान में उतरें। और जब कोई राष्ट्रपति बनता है तो उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति किसी पद की नहीं, बल्कि खुद संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। ये उनके पद के असली महत्व को दिखाता है। चलिए, अब राष्ट्रपति की शक्तियों के असली खेल को समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक भारतीय परिवार की तरह सोचना होगा। यहीं पर दादाजी की भूमिका यानी नाम के प्रमुख और पिता की भूमिका यानी असली मुखिया के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, राष्ट्रपति एक तरह से राजा की तरह हैं। जो सिंहासन पर बैठे हैं वो नाम मात्र के प्रमुख हैं, लेकिन पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ही असल में सरकार चला रहे हैं। मतलब सारे सरकारी काम होते तो राष्ट्रपति के नाम पर हैं, पर असली ताकत प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ये दादाजी वाला उदाहरण तो एकदम परफेक्ट बैठता है ना। सम्मान पूरा है, नाम उनका चलता है, लेकिन घर के बड़े फैसले कौन लेता है? पिता, यानी कि प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है। कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति आखिरी गेट कीपर की तरह हैं। जब तक वो किसी बिल पर साइन नहीं करते, वो बिल कानून यानी एक्ट नहीं बन सकता। ये तो एक सुपर पावर जैसी है जो मिलती है अनुच्छेद 123 से। सोचिए, संसद का सेशन नहीं चल रहा, लेकिन देश को एक जरूरी कानून की तुरंत जरूरत है। ऐसे में राष्ट्रपति एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये एक टेम्पररी कानून की तरह होता है, जिसकी ताकत संसद के बनाए कानून के बराबर ही होती है। अब बात करते हैं उस संवैधानिक ब्रह्मास्त्र की, जिससे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में सबसे ऊंचा पद भी जवाबदेही से परे नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। और मजेदार बात यह है कि संविधान खुद ये नहीं बताता कि इसका असली मतलब क्या है। ये तय करने का काम संसद पर छोड़ दिया गया है, जो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा राजनीतिक बना देता है। ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, जो हासिल करना लगभग नामुमकिन है। और शायद यही वजह है कि आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। याद है, चुनाव में राज्यों के विधायकों ने वोट दिया था। खैर, जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो विधायकों की कोई भूमिका नहीं होती। ये काम पूरी तरह से संसद का है, जिसमें चुने हुए और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक संघीय प्रक्रिया है, लेकिन उन्हें हटाना पूरी तरह से एक राष्ट्रीय प्रक्रिया। अब जरा राष्ट्रपति की उन सबसे गहरी शक्तियों की बात करते हैं जो रोज रोज इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जब होती हैं तो उनके असली संवैधानिक वजन का पता चलता है। जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब राष्ट्रपति भवन का एक दरवाजा खुलता है। अनुच्छेद 72
राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी की सजा माफ करने की शक्ति देता है, यहां तक कि मौत की सजा भी। राष्ट्रपति की एक क्षमादान की शक्ति सिर्फ एक हाँ या ना का मामला नहीं है। उनके पास दया देने के 5 अलग-अलग तरीके हैं। वो पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, मतलब मौत की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं, या फिर सजा की अवधि ही कम कर सकते हैं। ये दया का एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है। राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी सहमति रोक भी सकते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प है पॉकेट वीटो। इसमें वो न तो हाँ कहते हैं न ना, और बिल बस उनकी जेब में पड़ा रह जाता है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इसका इस्तेमाल एक बहुत ही विवादास्पद डाक विधेयक के खिलाफ किया था। अब बात करते हैं इमरजेंसी पावर्स की। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऐसा भारत में अब तक 3 बार हो चुका है। फिर आता है अनुच्छेद 356, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और ये बहुत विवादास्पद रहा है। जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाती, तो केंद्र वहां का शासन अपने हाथ में ले लेता है। इसका 100 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल हो चुका है। और आखिर में है अनुच्छेद 360, यानी वित्तीय आपातकाल। और अच्छी खबर यह है कि भारत में आज तक इसे लागू करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। तो हम जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस आते हैं। हमारी शुरुआती पहेली का जवाब मिल गया है। भारत के राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि एक सोए हुए विशालकाय की तरह हैं, जो शांतिकाल में चुप रहते हैं लेकिन संकट के समय जागते हैं, और तब संविधान उन्हें महाशक्ति बना देता है। और जाते जाते एक गहरा सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर संविधान ही हमारा आखिरी रक्षक है, तो उस रक्षक की रक्षा कौन करता है? एक लोकतंत्र में अंतिम शक्ति आखिर किसके पास होनी चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।